नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमित भाटिया। भारत स्पीक्स विद टीम न्यूज़ आवर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भारत में और ये विषय ऐसा है कि जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण जिसका नज़र आता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। आई थिंक व्हाइल ग्रोइंग अप हमने देखा है कि किस तरह से जब कंपैरिज़न होता था फ़िल्मों में भी देखते थे और वहाँ जाके देखा जब कि विदेशों के कंपैरिज़न में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट्स हों, स्टेडियम्स हों सरकारी ऑफ़िसेज़ हों, बहुत पीछे रहते थे, चाहे वो सफाई में हो या फैसिलिटीज़ में हो, टेक्नोलॉजी में हो। पिछले कुछ सालों में भारत ने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया है इसमें एक्सप्रेसवेज़ जगह-जगह बन रहे हैं और इसके साथ ही जो रेलवे में वंदे भारत का जो डेवलपमेंट हो रहा है, मेट्रो का बहुत बड़े स्तर पे अपग्रेड हो रहा है और इसकी आवश्यकता भी है क्योंकि कहीं न कहीं भारत जो है वो अ, अब एक रूरल एरियाज़ तक भी अपनी इकोनॉमी लेके जाना चाहता है, चाहे वो टूरिज़्म में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में हो। इसके लिए एक फास्टर और स्मूथ कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये वाला जो टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हमारे साथ इस पे दृष्टि डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भाई राजन सिंह जी और आप सब इनको जानते हैं, बहुत पॉपुलर हैं ये आरएस लाइव के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और बहुत ही बढ़िया कवरेज करते हैं। अगर आप देखें, चाहे वो हाईवेज़ की हो, एक्सप्रेसवेज़ की हो, रेलवेज़ की हो। राजन भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते। अमित भाई नमस्कार सभी को और बहुत-बहुत धन्यवाद अमित भाई मुझे इनवाइट करने के लिए और मौका देने के लिए आपके साथ बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो सच बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, सो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आई नो थोड़ा सा हमारा टाइम का चल रहा था कि किस दिन करें, लेकिन फाइनली अब वो दिन आ गया है कि जब हम दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे और आपके साथ बात करना, स्टेज शेयर करना बहुत बड़ी बात है। इंडीड एक्चुअली आई मीन आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही इम्प्रेसिव काम है। आप 4-5 साल हो गए हैं शायद लगे हुए आपको और जहाँ भी जाते हैं एक पैशन को फ़ॉलो करना। मैं चाहूँगा कि अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, आई थिंक मोस्टली आपको जानते हैं। आपको देख रखा है उन्होंने आपके यूट्यूब चैनल पे, आरएस लाइव पे। थोड़ा-सा बताइए कि किस तरह से आपका पैशन आपको इस ओर खींच लाया और कैसी रही आपकी ये जर्नी? अगर उसके बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँ, उसके बाद हम मेन टॉपिक्स पे चलते हैं। अमित भाई पहले तो आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। जर्नी बहुत ही कमाल की रही है क्योंकि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं इतना दिल से प्यार करता हूँ और उसी को दिखाने का मुझे मौका मिल रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना सारा काम हो रहा है। तो यही एक सिलसिला मैंने स्टार्ट किया था 2019 में और तब से लेकर आज तक मैंने तकरीबन 700 से भी ज़्यादा वीडियोस कवर किए हैं और रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो आप रेलवेज़ की बात कर लें, हाईवेज़ की बात कर लें, एक्सप्रेसवे की कर लें और मेट्रो की कर लें। तो एनसीआर में जितने भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं वो तो मैंने कवर किए ही किए हैं। अब जैसा कि आपने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से अब मैंने गुजरात भी कवर किया है, मैंने महाराष्ट्र भी कवर किया है, मैंने बिहार भी कवर किया है, उत्तर प्रदेश भी कवर किया है और अब लिस्ट ऐड ऑन होता जा रहा था। मतलब यूट्यूब में जो मेरी प्लेइंग लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है और यही टारगेट है कि आने वाले सालों में और भी जो ज़्यादा परियोजनाएं चल रही हैं, क्योंकि काम बहुत है मेरे लिए। तो काम इतना सारा हो रहा है, इतना सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात कर लीजिए, आरआरटीएस की कर लीजिए, आरआरटीएस की बात कर लीजिए। तो मेरा फर्ज बनता है कि सभी को ये दिखाऊं, बताऊं कि किस तरीके से जो अपना देश है वो आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के में। और ये हमने और आपने देखा है जितने भी डेवलप कंट्री है, चाहे वो वेस्टर्न हो, यूरोपियन हो, जैसा कि आपने कहा भी स्टार्टिंग में कि हमारे जो मूवीज होते थे ना उसमें वेस्टर्न कंट्री को ज्यादा प्रमोट किया जाता था।
उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाया जाता था। मोस्टली जो सॉन्ग शूट होते थे, आपने देखा होगा, वो स्ट्रीट इतना फेमस नहीं होगा वेस्टर्न में, लेकिन हाँ, हमारे पास उस वक़्त पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो वही ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, तो हमारे देश में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हुए हैं, जिसको अगर आप देखें, आप उस पे ट्रैवल करें, उस एरिया में जाएँ, तो आपको लगता है कि वॉव! कुछ तो काम हुआ है, और मेरे हिसाब से कुछ नहीं, बहुत कुछ काम हुआ, और वो देखने को मिलता है हमें और आपको आए दिन अब। जी। टूरिज़्म को ही पकड़ें सबसे पहले, तो टूरिज़्म का महत्व ये है कि वो हर जगह पे अपना एक इकोसिस्टम बनाता है, और चाहे आप वो उत्तराखंड में लें, चाहे आप जम्मू-कश्मीर में लें, चाहे हिमाचल में लें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या रही है जो लोगों के पलायन की। अभी तक हमने एटलीस्ट जो हमारी जनरेशन में पिछले 20-30 साल में बहुत बड़ी समस्या रही है कि लोग जब पढ़ लिख के जो यूथ है वहाँ का, वो बाहर बड़े शहरों में आता है अपने रोज़गार के लिए, व्हिच इज़ वेरी गुड, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली नो इश्यूज़ विद दैट। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये जो पीछे जगहें रह जाती हैं, ये खाली हो जाती हैं, और वहाँ पे एक जो नेचुरल सिस्टम है वो एम्प्लॉयमेंट का या फिर डेवलपमेंट का, वो कहीं न कहीं पीछे पिछड़ जाता है, और उसकी वजह से हमने देखा है कि कुछ अ, बाहर के लोग आके वहाँ बस बस जाते हैं। वो सिक्योरिटी रिस्क भी होता है, एक पॉलिटिकल इश्यू है। तो एक ओवरऑल इसको सस्टेन करने के लिए एक कहीं न कहीं से ये भी ज़रूरी है कि हम लास्ट माइल तक एम्प्लॉयमेंट पहुँचा सकें, और वो एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप शिप की के उसमें हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वही हमने देखा अभी इस बार बजट में भी आया, और इसी से लिंक करना चाहूँगा मैं जो अपनी रोड कनेक्टिविटी है उसको, क्योंकि रोड और रेलवे कनेक्टिविटी मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने का, सो दैट इन द लॉन्ग रन हमारे पास एक कंट्री वाइड लोकली एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए हर जगह पे जहाँ पे वो सेल्फ सफिशिएंट हो पाएँ, और हमें चाइना से खिलौने ना मँगवाने पड़ें, जबकि वो जगह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहीं पे बने और वहीं पे बिकें और पूरे भारत में बिकें, राइट? जो लोकली होते हैं। तो इसलिए ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्व बैठता है, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे प्लेन्स में हो, और फास्ट कनेक्टिविटी की इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम शुरू करते हैं एक्सप्रेसवेज़ से। आज के एक्सप्रेसवेज़ आपने बहुत कवर किए हैं, और कुछ समय के पहले भी हमने देखे हैं। क्या फ़र्क आपको दिखता है एक एक्सप्रेसवे में? थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ आप टेक्निकली भी बताएँ, एक एक्सप्रेसवे और एक हाईवे में। देखिए, हाँ, एक्सप्रेसवे और हाईवेज़ बेसिकली हमारे पास जो दोनों ये नेटवर्क है, अब जो गवर्नमेंट को अगर आप देखेंगे, तो वो ज़्यादा जो उनका फ़ोकस है वो एक्सप्रेसवे पे है। क्योंकि हम और आप भी जानते हैं कि एक्सप्रेसवे का जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू, क्योंकि हाईवेज़ जो नेटवर्क्स हमारे हैं, इनमें अभी क्या है, कैपेसिटी से ज़्यादा उस पे व्हीकल का लोड है, चाहे वो एनएच-44 की बात कर लीजिए या फिर आप एनएच-8 की बात कर लीजिए। तो इनमें कंजंक्शन इस पे लोड इतना ज़्यादा हो गया है कि इस पे लेन ऐड करना पड़ रहेगा, और लेन ऐड करने के लिए आपको वहाँ पे लैंड चाहिए, आपको वहाँ पे जगह चाहिए। तो ये अब एक पहले तो जब बने थे, ये ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट ही होते थे, मतलब आस-पास कुछ था नहीं, बीचों-बीच से एक रोड निकला था। लेकिन अब ये ब्राउनफील्ड कन्वर्ट हो गया। ब्राउनफील्ड मतलब उसके आस-पास की सिटी जो है, अगर आप देखेंगे तो वो पूरा बस गया है। तो अब वहाँ पे लैंड एक्वायर करना और लेन ऐड करना, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो इसीलिए अब आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो बन के आ रहे हैं, और हमारा आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है एक्सप्रेसवे से, क्योंकि आज से अगर आप शायद 2 साल पहले अगर किसी को बोलते कि आपको 2-250 किलोमीटर आप आसानी से 1.5 से 2 घंटे में तय कर लीजिएगा, तो इस बात पे कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन ये आज के डेट में पॉसिबल है। आप अगर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि आने वाले कुछ दिनों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसका उद्घाटन किया जाना है। तो जब आप सभी उस पे ड्राइव करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि क्या कमाल का टेक्नोलॉजी ये लेकर आए हैं, और क्या कमाल की क्वालिटी बनाई है इस एक्सप्रेसवे पर। मतलब यकीन मानिए, शायद उसके लिए शब्द बहुत कम पड़ जाएँगे, लेकिन आप जब ड्राइव करेंगे उस एक्सप्रेसवे पे अमित भाई, तो आपको फ़ील होगा कि इन्होंने फ्यूचर को ध्यान में एक्सप्रेसवे रखकर बनाया है। सिर्फ़ आज को रखकर ध्यान में नहीं बनाया है।
वैसे अगर आप देखेंगे एक्सप्रेसवे पे, तो ऑन पेपर अगर आपसे मैं कहूँ तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि 8 लेन का एक्सप्रेसवे आपको मिलेगा ड्राइव करने के लिए और 12 लेन तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन सरकार की सोच देखिए कि ये कितने आगे का इन्होंने सोचा है कि इस पे कई जगहों पे 16 लेन, 20 लेन तक के लिए लैंड एक्वायर किया है। और ये इसलिए किया है कि आज वो बेसिक अलाइनमेंट ग्रीनफील्ड का है, लेकिन आने वाले 10-20 साल में उसी के आसपास पूरी सिटी बस जाएगी, एक शहर बस जाएगा। फिर वहां पर लैंड एक्वायर करना चुनौती होगी और फिर वहां पर लेन ऐड करना भी चुनौती होगी। इसी वजह से भविष्य को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा कदम उठाया गया और देखिए कितनी दूर की ये गवर्नमेंट सोच रही है। मतलब हमने और आपने हाईवेज बनते इससे पहले भी देखे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं बने, बने, लेकिन उसमें दूरदृष्टि नहीं हुआ करता था, फ्यूचर विजन नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के एक्सप्रेसवे जो बनते हैं उसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से फ्यूचर को ध्यान में रखकर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है या फ्यूचर को ध्यान में रखकर उस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया जा रहा है। हो सकता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपको लगे कि आज से 10 साल बाद भी उस पर जरूरत ना पड़े लेन का, कि उसमें 16 लेन किया जाए। लेकिन जैसा कि नितिन गडकरी साहब को आपने सुना था कि उन्होंने कहा था कि इससे मैं इलेक्ट्रिकल हाईवे बनाना चाहता हूं, जिसपे इलेक्ट्रिकल गाड़ियां भी आसानी से दौड़ सके। और साथ ही साथ वो जो लैंड है जो एनएचआई के पास, वो गवर्नमेंट की जो अलग डिविजन है वो भी उसको इस्तेमाल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज दौसा से लेकर सोहना तक, अगर कल फॉर एग्जाम्पल अगर कल सोहना से लेकर दौसा तक मेट्रो चलाना हो या बुलेट ट्रेन चलाना हो, तो उसके लिए ऑलरेडी एनएचआई उसके लिए ऑलरेडी एनएचआई के पास लैंड है जो कि वो रेलवे को दे सकती है। तो देखिए ये सारा इंटरकनेक्टेड है। ये हम आप जो सोचते थे कभी, वो गवर्नमेंट वैसा ही कर रही है, क्योंकि हम आप यही सोचते थे कि यार हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, या फ्यूचर प्लानिंग क्यों नहीं होती है। लेकिन आज देखिए फ्यूचर प्लानिंग बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है और इसी वजह से नए नए एक्सप्रेसवे, नए नए हाईवे का जन्म हो रहा है इस देश में। तो आई थिंक अगर हम एक बेसिक डिफरेंस देखें जो एक्सप्रेस और हाईवे में ट्रेडिशनली रहता है, जो हाईवेज में होता है कि आपका एक एक्सेस कंट्रोल नहीं होता रहता है। गांव आसपास बने होते हैं, जैसे आपने ब्राउन फील्ड बताया, तो लोग बीच में ही वहीं पे यू टर्न्स होते हैं, वहीं पे बीच में मवेशी भी आते हैं और वहीं पे एक ही लेन में आपके साइकिल्स भी होते हैं, फास्ट मूविंग ट्रैफिक भी होता है, स्लो मूविंग ट्रैफिक भी होता है, नॉट एक लेन में बट वही जो 3 लेन्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा हाईवेज पे। लेकिन अब उनको भी अपग्रेड करके कहीं न कहीं फेंसिंग की जा रही है, जो देखने को मिलता है। अगर आप जाएँ ये दिल्ली अमृतसर, जो पुराना हाईवे है, जो पहले जो अभी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है, उसमें भी काफ़ी अपग्रेडेशन हुई है और एक जो एस्फॉल्टिंग का जो लेयर है, वो भी आपको पता चलता है कि कितनी स्मूथ है। तो डेफिनेटली इसमें कई नई टेक्नोलॉजीज भी आई हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज आई हैं, इको फ्रेंडली आया है और जो कहा जाता है कि इसमें प्लास्टिक को रिसाइकल करके वो रोड्स में बनाया गया है। तो काफी काफी टेक्नोलॉजी भी आई है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि एस्फॉल्टिंग और वाइट टॉपिंग में अगर अगर आप डिफरेंस बताना चाहें थोड़ा सा। सो देखिए जो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ब्लैक टॉप होता है और जो कंक्रीट का हिस्सा होता है उसमें क्या डिफरेंस और क्या है। तो सर एक तो ब्लैक टॉप वाला जो हिस्सा होता है ना, उसका कंपेयर टू ये जो कंक्रीट वाला होता है उससे कॉस्ट जो होता है कम होता है कंस्ट्रक्शन का। लेकिन वाइट जो आप हम उसको बोलते हैं वाइट टॉप बोल दीजिए या फिर उसे कंक्रीट का, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगा होता है लेकिन मेंटेनेंस उसका सबसे सस्ता होता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अब ज़्यादातर ये जो व्हाइट टॉप वाले जो एक्सप्रेसवे हैं, वो बनाए जा रहे हैं और लो मेंटेनेंस भी होता है क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन करना है लेकिन उसके आने वाले 20 साल 30 सालों तक उसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम आता है। यही अगर आप ब्लैक टॉप में देखेंगे, तो ब्लैक टॉप में क्या होता है कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि कहीं पे मिट्टी उठ जाती है, तो कहीं पे आपका हाईवे ऊँचा हो जाता है, कहीं पे दब जाती है बरसात के दिनों में। ये चीज़ें व्हाइट टॉप में देखने को नहीं मिलता है, कंक्रीट वाले हिस्से पे देखने को नहीं मिलता है और इसी वजह से आज जो सरकार है, एनएचआई है, वो पुश कर रही है हाईवे और एक्सप्रेसवे पे ये जो कंक्रीट के रोड है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उसके अंतर्गत जितने भी रोड्स बनाए जा रहे हैं गाँव में दूर-दूर तक, रूरल एरिया में या फिर पहाड़ों पे, तो वो कंक्रीट के होते हैं।
क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसको कंस्ट्रक्शन करने का खर्चा जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा होता है, लेकिन मेंटेनेंस उसमें ना के बराबर होता है। तो उससे बरसात में चाहे जितना भी बारिश हो जाए, उससे उसको कोई नुकसान नहीं हो जाता है, लेकिन ब्लैक टॉप को होता है। तो इसी वजह से व्हाइट टॉप का जो काम है, आज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे रोड्स पे, हमारे हाईवेज़ पे, एक्सप्रेसवे पे। जी, आई थिंक उसमें एक एक ये जो हमें डिफरेंस एज़ अ लेमैन जो फ़र्क पता चलता है, वो राइड क्वालिटी में डेफ़िनेटली होता है थोड़ा-सा फ़र्क। जो कंक्रीट वाला होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है सरफेस, तो एस्फॉल्ट जो होता है, वो एब्ज़ॉर्ब करता है कहीं न कहीं, चिपक के चलती है गाड़ी उसके साथ, और नॉइज़ कम होती है डेफ़िनेटली। लेकिन एफ़िशिएंट जो है, वो ज़्यादा कंक्रीट वाला ही माना गया है और लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी आपने कवर किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी होना बाकी है, आपने मुझे बताया था उसमें। जो हमें हमने देखा है इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में, तो एक पर्टिकुलर लेन बनाई जाएगी कुछ-कुछ डिस्टेंस के बाद, जिसमें जो बसेस होंगी, वो लगातार चार्ज भी होती रहेंगी, आई थिंक पेंटोग्राफ के थ्रू, जिस तरह के ट्रेन में होता है। और दिल्ली-मुंबई रूट पे ये बसेस भी चलेंगी, आई थिंक, जिसको इसका टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन वो अभी शायद होने वाला है काम, शायद सेकंड फेज़ में हो। इसके अलावा और आपने कौन-कौन से एक्सप्रेसवेज़ के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? और थोड़ा-सा बताइए कि मतलब कौन-कौन से मेजर एक्सप्रेसवेज़ हैं जो हमें आगे आने वाले समय में 2023 में देखने को मिल सकते हैं? 2023 में तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही एक हिस्सा स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद हमें और आपको बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे भी देखने को मिलेगा, जो कि स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है, उसका राजस्थान का हिस्सा तकरीबन 400 किलोमीटर, वो भी स्टार्ट होने वाला है। और होपफुली जो हमारा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, उसके भी कुछ पार्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि सबसे मेजर है। द्वारका एक्सप्रेसवे आपने सुना होगा कि कितने सालों से वो काम जो है पेंडिंग था, और उसके बाद नई सरकार आने के बाद उसका काम स्टार्ट हुआ और फाइनली 2023 में इस साल वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी तक इन आप सारे दिल्ली एक्सप्रेसवे पे मैंने, दिल्ली दिल्ली का द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, गुजरात वाला नहीं, राइट? हाँ, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे, जो गुजरात में द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं है, तो द्वारका जी। एक्सप्रेसवे अभी अपने देश में एक ही है। द्वारका वो जगह है गुजरात में, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस पे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक्चुअली ये दिल्ली और गुड़गाँव को कनेक्ट कर रहा है, एक नया सिटी इसके आस-पास बस रहा है। तो इसे इसीलिए जिस जगह से गुड़गाँव में होकर गुजर रहा है, उसे न्यू गुरुग्राम कहते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, वो आपको इस द्वारका एक्सप्रेसवे के आस-पास देखने को मिलता है। मैं बस एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा अमित भाई, कि हमारे एनसीआर में जितनी भी प्रॉपर्टी बिकती है, उसमें से 70% डिमांड न्यू गुड़गाँव के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब कुछ नया बन रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, होटल्स हो, मोटेल्स हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, या फिर अपना पूरा 16 लेन का एक्सप्रेसवे ही क्यों ना हो। तो इसी वजह से जो बायर्स हैं, वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ़ और सिर्फ़ रोड की डेवलपमेंट नहीं होते, पूरा एक सिटी बदल जाता है। अगर सिटी का पूरा नक्शा ही बदल जाता है, आपने जिस सिटी को, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर ट्रैवल किया होगा, जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले का एक आपका एक्सपीरियंस और आपका आपका एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होगा उसी सिटी को लेकर के। तो एक हाईवे और एक एक्सप्रेसवे हमारा आपका नज़रिया भी बदल देता है उस जगह को देखने का। क्योंकि आप जब वहाँ से गुज़रेंगे उस एक्सप्रेसवे से, तो आप यही कहेंगे कि वाओ! क्या कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे पूरी लाइटिंग लगा दी गई है, अच्छा-सा इंटरचेंज आपको देखने को मिलता है, और आपको कहीं स्लो डाउन में फँसना नहीं पड़ता। तो आप आसानी से दिल्ली से लखनऊ कर सकते हैं। दिल्ली में लखनऊ एक्सप्रेसवे के ज़रिए भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो वो तो पूरा उत्तर प्रदेश ही आप कवर कर लेंगे उससे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, और आने वाले टाइम में हमें जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, उस पे भी काम देखने को मिलेगा, जो कि, जी। और सबसे एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब पहाड़ों की बात आपने करी थी स्टार्टिंग में, तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इस पे बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और मैंने कहा था कि 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुँच जाएँगे, तो शायद बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ भाई, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे देखा है, और ये मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी देखा है। ये आप अगर
अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जो राजस्थान का इसका हिस्सा है वो देखेंगे तो उस पे भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि 120 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड लिमिट होता है, तो आप आसानी से इस पूरे ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट को, जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का बनाया जा रहा है, उसके जरिए आप देहरादून तक जा सकते हैं। तो अभी इसके बाद जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद जो ज़्यादा पॉपुलर होने वाला एक्सप्रेसवे वो दिल्ली देहरादून है, और एनसीआर के लोगों के लिए ऑफ कोर्स अभी से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये पहाड़ों पे घूमने का मौका मिल जाएगा और बहुत कम टाइम लगेगा। आई थिंक आधे से भी कम वक्त में आप देहरादून पहुंच जाएंगे, और फिर देहरादून से मसूरी कितना ही टाइम लगता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के तो चारों तरफ एक्सप्रेसवे बन ही रहे हैं। हमने अभी देखा है पीछे मेरठ एक्सप्रेसवे जो बना है, उसने कितना ज्यादा ट्रैवल टाइम कम किया। और मतलब अगर आप उस पर ड्राइव करते हैं, मैं तो रोज करता हूँ क्योंकि मेरा घर इस तरफ पड़ता है और नोएडा की तरफ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ, तो इस दिशा में अगर आते हैं तो अभी आज की डेट में मुझे अपने घर से अगर पहले इंडिया गेट तक पहुंचना होता था तो करीब लगते थे, कोई 1.5 घंटा लगता था, 1-1.5 घंटा। आज की डेट में 35 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं अपने घर से इंडिया गेट तक, क्योंकि बीच में एक तो अक्षरधाम के आगे तक ये एक्सप्रेसवे बन गया है, और उसके बाद आगे आपका प्रगति मैदान के नीचे टनल बन गई है जो जो सीधा इंडिया गेट तक जाती है। तो एक एक बहुत कन्वीनियंट हुआ है। इसके अलावा एनसीआर का अगर आप देखेंगे ना, एनसीआर का जो ट्रैफिक मूवमेंट है और इसका फ्लो बहुत अच्छा हो गया। जी जैसा कि आपने कहा, चाहे वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो या फिर आप ईस्टर्न पेरिफेरल देख लीजिए, वेस्टर्न पेरिफेरल देख लीजिए, और इनको और बढ़ाया जा रहा है। और जैसे कि यूईआर 2 एक आ रहा है, अर्बन एक्सटेंशन 2, द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाला है, उसके बाद दिल्ली देहरादून आ रहा है, उसके बाद दिल्ली से लेकर पानीपत ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, दिल्ली पानीपत वाला, उसमें भी लेन ऐड किया है, तो जी वहां तक भी जाना आपको बहुत ही आसान हो गया है। और उसका काम और हो सकता है कि मार्च तक वो कंप्लीट हो जाए इसी साल के। तो दिल्ली के आसपास की ये जो जगह है ना, उनकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। और हमारे आपके पास यमुना एक्सप्रेसवे आप देख ही रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे को भी उससे अगर आप जाते हैं तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखिए कितना कमाल का एक्सप्रेसवे बनाया है ताज उन्होंने। एक्सप्रेसवे जी, जो ताज एक्सप्रेसवे है हमारा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो अभी बना है पिछले जी साल ही, उस पे अगर आप ट्रेवल कीजिए तो वो भी। तो मेरे हिसाब से ये जो प्लान के देखिए, अगर ये एक्सप्रेसवे बने हैं तो हमारा जो सिटी है, जो ये दिल्ली है, इस पे लोड कम पड़ेगा। मतलब लोग पलायन ना करके लोग ये सोचेंगे कि चलो हम अपने घर से ही ट्रेवल करके अपना जो ऑफिस करते हैं और फिर निकल जाता है, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियों में आप देखने को हमें और आपको मिलता भी है। क्योंकि कंपनियां गाड़ी तो बना रही है, लेकिन वही है कि उस गाड़ियों को चलाने के लिए रोड चाहिए था, एक्सप्रेसवे चाहिए था, और वो जो ये बड़ा गैप था ना, उसको फिल किया। क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपको 1.5 घंटे लगते थे, तो अगर यही आप थोड़ा सा उससे दूर से आते तो आप सोचते कि चलो यार दिल्ली के आसपास ही रह लेते हैं, मेरा एटलीस्ट दिन का 3 घंटा तो बच जाएगा। लेकिन अब जब आपका 30 मिनट लग रहा है तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं नोएडा से ही आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरा 1 घंटा लगेगा मतलब पूरे दिन का, लेकिन मैं अपने घर पे ही रहूंगा। तो यही करता है एक एक्सप्रेसवे, मतलब आपके एक सिटी को कोलैप्स होने से भी बचाता है। और खासकर जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, और देखिए कनेक्टिविटी अगर गांव-गांव तक पहुंच रही है, क्योंकि अपने देश को गाँव का देश कहा जाता है। अभी भी इस देश में ज़्यादातर जो लोग हैं, वो कृषि पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आप उनके घर में एक भी बंदा रोज़गार कर पाए, ये फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने घर से ही वो ट्रैवल कर पाए, तो इससे बड़ा गेम चेंजर नहीं हो सकता है, और फिर इस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे, तो हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं। चाहे वो वंदे भारत हो या फिर आरआरटीएस जो दिल्ली से मेरठ सोचिए। अगर अमित भाई कोई आपसे कहता आज से 3-4 साल पहले कि दिल्ली से मेरठ आप सिर्फ 60 मिनट में पहुंच जाओगे, आप कभी इस बात को नहीं मानते। लेकिन इस जी बात को सच किया है, क्योंकि मेरठ देखिए कितना बड़ा बिजनेस का हब है। अब मेरठ में जो कोई बंदा है और अगर उसे जॉब करना है गुड़गांव में या फिर दिल्ली में, तो आराम से कर सकता है। वो क्यों दिल्ली शिफ्ट करेगा या गुड़गांव शिफ्ट करेगा, और क्यों यहाँ का जो सिस्टम है वो कोलैप्स होगा। इससे अच्छा है कि बेहतर कनेक्टिविटी दीजिए, और हर जगह तक अगर कनेक्टिविटी पहुंचती है तो विकास कहते हैं ना कि चारों तरफ होता है। फिर ऐसा एक जगह पे बंद के नहीं रह जाता है। जैसे आपने बोला कि पहले लोग पलायन करके आते थे, वो इसलिए आते थे कि उनको पता था कि रोजगार तो यही है, वो आज भी यही है, ऐसा नहीं है कि ये बदलने वाला है। लेकिन हाँ, उनके पास कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं था, उनके पास
कोई मैप नहीं था, बढ़िया ट्रेवल रूट नहीं था जिसके जरिए वो आ सके इस जगह तक, डेली ट्रेवल कर सके। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है। अब आप अगर देखेंगे तो मेरठ से लोग आते हैं दिल्ली ट्रेवल करके, वो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मैं जानता हूँ उनको, जो ट्रेवल करके आते हैं वहाँ से। या फिर अगर आप देखिए पलवल से बहुत लोग आते हैं, फरीदाबाद से बहुत लोग आते हैं, या फिर आप मानेसर देखिए कितना कितने लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कनेक्टिविटी बनाई है, एक रिंग रोड जो ये बनाया है ईस्टर्न और वेस्टर्न का, इससे आपका टाइम बहुत ही कम लगता है। अगर मान लीजिए मैं अभी गुड़गांव में हूँ और मुझे चंडीगढ़ जाना है, मुझे दिल्ली के बीचों बीच से होकर गुजरने की कोई जरूरत ही नहीं है अब तो। अब तो तो 3 मैं घंटे तो उसमें वेस्ट, लग जाते थे। तो हाँ, उसमें तो आप एक दिल्ली के अंदर से होकर तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा। आप कभी कंफर्म नहीं बता सकते सामने वाले को कि मैं इतने देर में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि मैं इतने टाइम में वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो ये पॉसिबल हो पाया है इन एक्सप्रेस वे और इन हाईवे की वजह से। और हमने और आपने देखा है कि कितना बड़ा गेम चेंजर होता है, और इस वजह से बजट में भी अगर आप देखेंगे तो सरकार ने इस पे अच्छा खासा फोकस दिया है। और बजट अच्छा खासा जो अमाउंट है वो इस बार अलॉट किया है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि हमारे आपके साथ-साथ सरकार भी जानती है कि इतना बड़ा गेम चेंजर होता है। क्योंकि हम वो लोग 33 हैं जो ट्रैवल करते हैं। 33% बढ़ाया है उसमें बजट में, जो हाँ, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, व्हिच इज़ ऑलरेडी वेरी गुड। और कई लोग बात करते हैं कि वो पैसा कहाँ गया, जो ब्लैक मनी जो आती थी या टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, वो यहीं जाता है। आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा। जी। Because those who are those who are surrounded by highways or expressway and those who have tasted the experience ना, उनको पता है कि कितना बड़ा गेम चेंजर है। इसलिए वो शायद वो लोग लिस्ट से आप निकाल दो, वो अब सवाल नहीं करते। जो शायद लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है ये नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, चाहे वो एक्सप्रेस पे हो या हाईवे हो, तो उनके जहन में थोड़ा सा सवाल रहता है। लेकिन जितने मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मुझे जानते हैं, जो प्यार करते हैं, उनको पता है कि हाँ, इस देश में काम हो रहा है और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 4-5 सालों में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत हुआ है। जी। तो राजन भाई, बात करते हैं रेलवेज़ की। आपने रेलवेज़ का भी काफ़ी कवरेज किया है, स्पेशली फ्रेट कॉरिडोर। आई थिंक आपने जो गेम चेंजर की बात की, और फ्रेट कॉरिडोर जो है वो भी एक गेम चेंजर के रूप में आ रहा है आने वाले समय में, जब ये तैयार हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर भारत में हो, आई थिंक ये दादरी से स्टार्ट होके आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जा रहा, कौन सा वाला? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जा रहा है, जो कि जवाहरलाल, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में। तो आपका दिल्ली से एक हाई स्पीड डेडिकेटेड कॉरिडोर बन रहा है, जो डायरेक्ट सी से लिंक करेगा। और हम देख रहे हैं कि यूपी, अगर अगर दादरी की बात करें तो ऑलरेडी ये अच्छी तरह से कनेक्टेड हो रहा है यूपी और उत्तराखंड से, हरियाणा से, पंजाब से, पूरे नॉर्थ इंडिया में अच्छी कनेक्टिविटी बन रही है एक्सप्रेसवेज के थ्रू। तो आई थिंक इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है आने वाले समय में, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर की। सो आप इसके बारे में, डेडिकेटेड आप फ्रेट। उसके बारे में अगर हमें थोड़ा सा बताएं। और जी। जी, सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अभी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अमित भाई। एक तो है जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि हमारा पंजाब के लुधियाना से लेकर और वेस्ट बंगाल तक जाएगा ये। तो ये तकरीबन 1800 किलोमीटर लंबी परियोजना है। और दूसरा एक और हमारा चल रहा है, जो कि आपने बताया दादरी से स्टार्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश के, और ये जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है। तो दादरी से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि दादरी में एनसीआर का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। तो उस कंटेनर पोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है, जो हमारा पोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसके जरिए बिजनेस को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। और अपने देश को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो इस दिशा में सबसे ज्यादा काम करना था, जो कि हुआ भी है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ये जो वेस्टर्न वाली लाइन है वो इस साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस वेस्टर्न वाले में अगर मैं बताऊं तो ये तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जो कि दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जा रही है। इसमें ऑलरेडी 60% का जो इसका हिस्सा है ये बनकर तैयार हो चुका है। और इस पे आपको कंटेनर्स ट्रेन देखने को मिलता है, वो भी डबल डेकर। डबल डेकर मैं जब भी बोलता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने डबल डेकर हमेशा गूगल पे देखा हुआ है, मतलब अपने देश में बहुत कम देखने को मिलता था। और मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ अमित भाई।
इमेज तो मैंने बहुत देखा इंटरनेट पे, मैंने कहा यार लाइव इसको देखना है। तो इस कंटेनर ट्रेन को देखने के लिए डबल डेकर को मैं रेवाड़ी तक ड्राइव किया। उस दिन मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, सिर्फ इस ट्रेन को देखना था मुझे, क्योंकि वो रेवाड़ी वाला हिस्सा जब प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था, तो मुझे पता था कि यार रेवाड़ी में ही देखने को मिलेगा, तो मैं रेवाड़ी गया। और ये क्या होता है ना, जब नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है तो मैप पे भी आपको नहीं मिलता है, मतलब आप ऐसे आसानी से तो नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हाँ वही इंडियन जुगाड़, आसपास के लोगों से पूछो, जो पहले हमारा गूगल मैप हुआ करता था, वो आपको अच्छे से गाइड कर देते हैं। मैं वहां पे गया, मैंने वहां पे देखा और सिर्फ देख के उसे वापस आ गया, मुझे कोई ब्लॉग नहीं करना था, मतलब खुद को देखना था। उसको देखकर प्राउड फील होता है कि देखिए फ्रेड मूवमेंट कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन आज उस पर बहुत बड़ा काम हुआ है। क्योंकि देखिए सबसे कम खर्च आता है रेलवे के जरिए माल भेजने में, कंपेयर टू ट्रक्स के, कंपेयर टू एयर सर्विस के, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो मैं अगर मैन्युफैक्चर हूं तो मैं कभी रेलवे के पास सबसे आखिरी ऑप्शन में जाऊंगा, जब मेरे पास बहुत सारा टाइम हो कि हाँ मेरा माल 2 महीने में पहुंचना है, ठीक है रेलवे को दे दो। क्यों? क्योंकि होता क्या है, पैसेंजर ट्रेन को आगे जाने के लिए हमेशा मालगाड़ी को रोका जाता है, क्योंकि यार पैसेंजर है, उनकी सर्विस अच्छी देनी है, तो मालगाड़ी को हमेशा साइड में तो इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि एक सेपरेट लाइन हो सके, जिसकी वजह से जो पैसेंजर ट्रेन है चलो उनको भी एक सेपरेट लाइन मिल जाएगी, और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है इसकी वजह से जो माल ढुलाई का खर्चा तो कम होगा ही होगा हमारा आपका, और तय वक्त पे इंडियन रेलवे कहेगी कि हाँ मैं आपके सामान को इस जगह से इस जगह तक इतने वक्त में पहुंचा दूंगा। तो एक मैन्युफैक्चर के लिए देखिए कितना बड़ा ये गेम चेंजर होने वाला है, उसका बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है। और अब तो इनफैक्ट अगर देखोगे तो अब इंटरनेट पे आपको देखने को मिल जाता है कि मारुति ने ऑलमोस्ट ट्रकों के जरिए अपने जो व्हीकल्स हैं उनको भेजना बंद कर दिया, अब वो इंडियन रेलवे का सहारा ले रहे हैं। जी। क्योंकि एक तो देखिए पॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है, चाहे वो डेडिकेटेड की दोनों लाइन की बात कर लीजिए, वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंडियन रेलवे का 75% जो इनकम आता है, जो रेवेन्यू आता है ना, वो फ्रेट आता से है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से, मतलब मालगाड़ियों से। तो फ्रेट कॉरिडोर। हाँ। हाँ, मालगाड़ी मालगाड़ी का 75% कंट्रीब्यूशन है इंडियन रेलवे के इनकम में, कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन के। जी। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि वो कंट्रीब्यूट करता है इंडियन रेलवे को, मालगाड़ी, और उसी पे मतलब समझिए कि इंडियन रेलवे पूरा डिपेंडेंट है, और इसको और ग्रोथ मिलेगा जब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पूरी लाइन बन जाएगी, क्योंकि और ज्यादा लोग शिफ्ट करेंगे, और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां शिफ्ट करेंगे। और हाँ, जब आप किसी कंपनी को बुलाते हैं अपने देश में, तो आप उनका सबसे पहला सवाल ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि वो जी। जगह तो ले सकते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए। तो ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, ये उस गैप को फिल करेगा। कनेक्टिविटी बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाने से आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं एक्सप्रेसवे बनाता जाऊं और उस पे ट्रकों की लाइन लग जाए और फिर पोल्यूशन बढ़ता जाए। वही दूसरी तरफ यूएस अगर में आप यूएस में काफी हद तक उस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं। आई थिंक उन्होंने रेलवे पे बहुत ज्यादा नहीं फोकस किया, या तो इसलिए आई थिंक वहां पे ये चीज कर रहा है। अगर अगर आप देखेंगे चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाया है तो बिकॉज ऑफ रेलवे, रेलवे की वजह से। जी। बिकॉज ऑफ रेलवे, नॉट हाईवे। जी। हाईवे तो उन्होंने लोगों के लिए बनाया है, वो अपने जनता के लिए, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से उन्होंने रेलवेज बनाए हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या फिर अगर उनका पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रूट देखिएगा, बड़े मैसिव से ट्रेन वो चलाते हैं। और क्योंकि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग तभी बन पाए हैं वो, तो अगर हमें इस दिशा में कदम उठाना है तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहिए था, मस्त था, और वो अब हमें देखने को मिलता भी है। जी। इसमें आपका सिर्फ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे अगर डिपेंड होंगे तो शायद काम नहीं कर सकता। इसके लिए आपको उतने ही पावरफुल इंजन्स भी चाहिए, उतने ही पावरफुल आपको बोगीज भी चाहिए अपग्रेडेड, जो पुरानी ट्रेन व्यवस्था है उससे नहीं चलेगा। और आई थिंक कहीं ना कहीं हमने जो ये दो चीजें इसमें देखी हैं, एक तो आई थिंक एस्टॉम के जो हमारे इंजन्स हैं, जिसको आपने कवरेज भी किया है, मैं आपसे उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहां पे। हमने देखा था वो एपिसोड, और काफी एक दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, एक ब्लू कलर का के जो वो इंजन्स हैं, हाथी की तरह पूरे लगते हैं। और दूसरा जो है, एक मेन जो चीज हुई है वो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइंस। इसको आप कितना कैसे मानते हैं? मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा।
मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ। जो एल्स्टॉम का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही कमाल का रहा है, और जो ये इंजन एल्स्टॉम ने बनाया है इंडियन रेलवे के लिए, उसको मुझे देखने का और दिखाने का मौका मिला था। 12,000 हॉर्स पावर का ये इंजन है, और ये दुनिया का वन ऑफ द पावरफुल इंजन है जो कि इन्होंने बनाया है, और ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे ही यूज़ होने वाला है, और इलेक्ट्रिकल इंजन है ये। आप सोच लीजिए 12,000 हॉर्स पावर कितना बड़ा गेम चेंजर होता है, और वो उन्होंने बनाया है। और ये तकरीबन 250 के आसपास एल्स्ट्रॉम जो इंजन्स है वो बनाने वाली है इंडियन रेलवे के लिए। वैसे इंडियन रेलवे ने तकरीबन 2000 नए इंजन्स के रिक्वायरमेंट है उनके पास, जिसमें से 250 के आसपास इनके पास है, एल्स्ट्रॉम के पास। और वो उन्होंने सॉरी 700 के आसपास एल्स्ट्रॉम के पास है, जिसमें से 250 उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं जो एल्स्ट्रॉम ने, और वो आपको हमें देखने को मिल जाते हैं आए दिन अब मालगाड़ी में यूज होते हुए। तो एक तो वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल है, और दूसरे उनके यार्ड्स भी अगर आप देखेंगे तो बड़े मैसिव यार्ड हैं, तो मेंटेनेंस भी उसके बहुत ही नई टेक्नोलॉजी से हो रहा है, कि आपको ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि इंजन में अगर कोई भी फॉल्ट आता है उससे पहले उनके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। उनके पास एक हेल्थ ऐप है जिसके जरिए हर एक पार्ट को वो ट्रैक कर सकते हैं, जितने भी पार्ट्स उसमें लगे हैं, और उसका हेल्थ कितना अच्छा है कितना नहीं है वो सारा नोटिफिकेशन उनके पास एक कंट्रोल रूम है जो कि जो वहाँ पर आता है। और उसके बाद अगर उसमें कैटेगरीज है कि जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो अगर वो जीरो हो जाता है कि उसमें बिल्कुल भी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं, उसको वो यार्ड बुलाते हैं इंजन को, और फिर उसके बाद उसके वो पार्ट्स को चेंज करते हैं, और फिर वो वापस से ट्रैक पे चला जाता है। और इसमें डाउन टाइम, मतलब अगर आप इंजन के डाउन टाइम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम है। तो ऑलमोस्ट इनके जो ज्यादातर जो इंजन है वो 98% तक रनिंग ही रहते हैं। सिर्फ 2% ऐसा होता है कि वो यार्ड में खड़ा हो। तो इसलिए क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि जो प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं वो करते हैं, और इसकी वजह से मेंटेनेंस बहुत जल्दी हो जाता है, और इस वजह से इंडियन रेलवे को भी फायदा होगा क्योंकि इंजन अगर सफिशिएंट उनके पास होंगे तो माल ढुलाई अच्छे से कर पाएंगे। और यही आप जो नए आपको कास्टिंग यार्ड देखने को मिलते हैं इंडियन रेलवे के, उसमें मिलता है। और दूसरा जो आपने कहा कि 100% ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रूट बना दिया है, तो देखिए एक तो हमारा कोयले पे डिपेंडेंसी भी खत्म होगी, और दूसरा ये है कि पॉल्यूशन भी कम होगा, और तीसरा ये कि इसके जो इंजन आ रहे हैं अब वो बहुत ही पावरफुल है, तो टाइम भी कम लगेगा, चाहे वो पैसेंजर की बात कर लूँ या फिर मालगाड़ी की बात कर लूँ। तो हर तरीके से ये बहुत बेनिफिट होने वाला है हमारे देश को, इस लाइन को जो किया है। और वैसे भी इंडियन रेलवे जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारे पास दुनिया का, इंडियन रेलवे का, और एम्प्लॉयमेंट का भी सबसे बड़ा जरिया है इंडियन रेलवे इस वक्त पे। इसमें एक और फैक्टर मैं डालना चाहूँगा, वो है हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत इम्पैक्ट करता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, क्योंकि अभी तक जो है सबसे ज़्यादा ऑयल कंजम्पशन जो होता है हमारा, डीज़ल कंजम्पशन, वो रेलवेज़ पे ही होता था। उससे पहले चलिए कोल तो आउटडेटेड हो गया था, तो मेनली डीज़ल इंजन्स होते थे। तो उसमें जो डिपेंडेंसी है हमारी, क्योंकि तेल हमारा सारा सारा ही बाहर से आता है, तो वो जो है उस चीज़ को ख़त्म करना, एक डिपेंडेंसी को, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए, और एक कहीं न कहीं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी देता है, आपको लेवरेज देता है ओवरऑल, व्हेन यू टॉक अबाउट द जियोपॉलिटिक्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और फेंसिंग की जहाँ तक बात है, आई थिंक फेंसिंग भी, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। अगर हम आज की डेट में देख रहे हैं कि अगर 160 की स्पीड से वंदे भारत जा रही है, या अभी तक आई थिंक 130 पे जाती है वो, लेकिन 180 तक की उसकी कैपेसिटी है, आगे फ्यूचर में 200 तक की होगी, विच इज़ सेमी हाई स्पीड। अगर हम उस रेंज में लेके जाना चाहते हैं तो ना सिर्फ ट्रैक की क्वालिटी बेटर करनी पड़ेगी, जो कि हो रही है, जो फेंसिंग है वो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि काफ़ी सारे मवेशी, अभी आई थिंक जो एक नई ट्रेन आई थी वंदे भारत की, तो उसमें ट्रोल भी काफ़ी किया गया। आई मीन जो होते हैं कुछ नेगेटिव माइंड वाले जो खुश नहीं थे वो ट्रेन देख के, आई मीन इट्स नॉट गुड के हाँ, कोई मतलब आगे से ट्रेन का वो जो पोर्शन है
वो टूट के दिखाया जाए और मवेशी आए। मवेशियों का ट्रेन पे ट्रैक पे आना भी ठीक नहीं है। उसका सॉल्यूशन होना चाहिए और आई थिंक वही सॉल्यूशन अब कर रही है। मैंने अभी कल ही देखा था, आई थिंक अश्वनी वैष्णव जी जो हैं रेल मंत्री, उन्होंने स्पेशली ये ट्वीट भी किया था इसके ऊपर। और एक मतलब बहुत जो मेन प्रोजेक्ट चल रहा है उनका, वो 100% फेंसिंग का चल रहा है। वंदे भारत की बात करते हैं। वंदे भारत काफी अच्छा चेंज लेके आया है। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया पर्सनली, आई एम नॉट श्योर अगर आपने किया है राजन भाई। मैंने इनसाइड पर्सनली अभी तक विजिट नहीं किया है, बट जब मैं गुजरात अभी गया था तो मुझे अहमदाबाद में वो देखने को मिला था, क्योंकि अहमदाबाद मुंबई वाले रूट पे वो स्टार्ट था, तो वहां जी पर जी मुझे जी। देखने को मिला था बाहर से। और एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ही कमाल का रहा है, क्योंकि जो आप उसकी वीडियोस देखें या इमेज देखें, उससे वो फील नहीं आता जब आप उसको सामने से देखें। और ऐसा गर्व महसूस होता है कि जिस इंडियन रेलवे ने हमने सफ़र किया है, मैंने तो जो ट्रैवल किया है मैंने, आई एम नॉट श्योर आपने कभी जनरल का एक्सपीरियंस किया है नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत किया किया, है। बहुत किया, बहुत किया है। हम लोग हॉस्टल हॉस्टल में रहते थे, तो जब हॉस्टल वाली लाइफ होती है तो उसमें फिर हर प्रकार का एक्सपीरियंस होता है। उसमें कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। उसमें सड़क पे भी सोए हुए हैं हम, तो ऐसी कोई बात तो नहीं है जी। इट्स लाइक वही स्टेशन पे भी मैं सोया हूँ, जनरल में ट्रेवल किया हुआ है, और अच्छा खासा ट्रेवल किया है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जैसा आपने बोला, तो उस टाइम पे तो जी सब कुछ अच्छा ही लगता है और अच्छा होता भी है, और मुझे कभी ऐसा कंप्लेन नहीं है। लेकिन हाँ, जिस इंडियन रेलवे को हमने देखा है और आज अगर आप देखिए जो हमने कल्पना किया था, वही वंदे भारत में आपको देखने को मिलता है, या फिर आरआरटीएस में देखने को मिलता है। आरआरटीएस का अगर आपने टेस्ट रन का वीडियो देखा होगा, उसने 160 आसानी से टच कर लिया था। एलिवेटेड है, ये दिल्ली से मेरठ का जो पूरा पार्ट बनाया जा रहा है, और सुविधाएं आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। अभी वंदे भारत का आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, किसी ने एक ट्वीट किया था फोटोग्राफ्स की, बहुत कचरा है, गंदा है, ऐसा कुछ आया था आई बिलीव। लेकिन उसके बाद देखिए कितनी एक्टिव हो गई है इंडियन रेलवे, कि उन्होंने उसके बाद वो जो गार्बेज कलेक्शन का जो प्रोसेस है, उस पूरे को चेंज कर दिया। कि अब जस्ट लाइक एयरलाइंस में अगर आप देखते हैं कि एयरलाइंस में एक ट्रॉली लेके टीम आती है, और आपके पास जो भी गार्बेज होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और वो आप खुद से जाके डस्टबिन के पास रख देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने वंदे भारत में स्टार्ट किया है, जिससे क्लीनिंग आराम से हो जाएगी, और कंप्लेन करने वालों के पास कंप्लेन भी नहीं रहेगा। तो ये अच्छा है कि देखिए बदलाव कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि एक कंप्लेन आया, और शायद ऐसा मैंने तो नहीं होते हुए देखा है, खासकर इंडियन रेलवे में। तब इंडियन रेलवे में लोगों को पता था कि चलो हो रहा है तो होने दो, यही होगा, इसमें कुछ नहीं। लेकिन वो सिर्फ एक ट्वीट आया और अच्छा खासा वायरल हुआ था वो। आई एम नॉट श्योर कि सही था गलत था, नहीं पता मुझे। हो सकता है वो टाइम ऑफ क्लीनिंग का हो सकता है वो पैसेंजर ट्रेन उस समय आई हो, तो वैसा उस समय हालत नहीं हो क्लीनिंग का भी। लेकिन वही जैसा आपने कहा, इमेज को आप कैसे भी पोर्ट्रेट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उस चीज पे एक्शन लेके, और आज एक अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कि जो वॉशरूम है उनका भी मेक ओवर कर रहे हैं, उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो वॉशरूम में भी नई नई फैसिलिटी, नई नई चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर इंडियन वॉशरूम ले रेलवे के लीजिए पास। आप, ओवरऑल स्टेशंस की क्लीनलीनेस ले लीजिए। अगर आप हर स्टेशन में, अब पहले आप सीढ़ियों पे क्लीनलीनेस से तो होटल, सॉरी, रेलवे स्टेशन की क्लीनलीनेस से तो हम वाकिफ हैं ही। ये जी तो बिल्कुल, आई अब मीन तो आपका आदत आप सी हो गई है। ट्रैक की तरफ देख नहीं सकते थे आपको। और आज की डेट में आई थिंक बहुत ज्यादा मशीन्स लग गई हैं, और चाहे वो बड़ा स्टेशन हो, छोटा स्टेशन हो, कोई भी स्टेशन हो, आपके एस्केलेटर्स तक लग गए हैं जो फुट ओवर ब्रिज के ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे। तो ये ओवरऑल एक एक अच्छा सिग्नल है कि टेक्नोलॉजी यूज स्टेशन कर में रहे तो हैं। और मैं सबसे बड़ा एक जो जी एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, स्टेशन में तो हम एक कदम और भी आगे निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन में। गांधीनगर अगर रेलवे स्टेशन आप जाएंगे गुजरात में, तो वहां पर उस स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बना रखा है। जी आप कल्पना कीजिए कि हमने तो कभी मल्टी रेलवे स्टेशन मॉडल पर नोट, हाँ मल्टी मॉडल, और इस हिसाब से तो कभी हमने भी नहीं सोचा था कि उसके ऊपर 5 स्टार आप होटल बनाइए, नीचे पूरा का पूरा एक स्टेशन है, और इतना कमाल का वो लगता है। मतलब न्यू इंडिया की झलक दिखती है उस स्टेशन में। गांधीनगर अगर आप गुजरात जाएं कभी अमित भाई, उसको पक्का आप एक्सप्लोर करना, बहुत अच्छा लगा था। मैंने उसका कोई शायद ब्लॉग नहीं बनाया था, मैं उसको सिर्फ एक्सप्लोर करने गया था, क्योंकि मुझे किसी अपने व्यूवर्स ने बोला था कि भाई उसको आप जरूर देखना। तो मैं उसको जाकर देखा, और कमाल का कॉन्सेप्ट है, आने वाले टाइम में वो देखने को और मिलेंगे।
कि ऊपर शादियाँ हो रही है, पार्टियाँ हो रही है, नीचे से ट्रेन जा रही है। आधुनिक भारत का नया स्टेशन आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। आई थिंक जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी अब एयरपोर्ट के लेवल पे पहुँच रहे हैं, और किसी समय पे एयरपोर्ट भी मतलब हमारे बस अड्डे के लेवल के होते थे। तो वो एक बहुत बड़ा जो बदलाव है। और किस तरह से ये शुरू हुआ, पहले स्टार्ट हुआ एक स्वच्छ भारत अभियान से, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इसको पुश किया, एक माइंडसेट वो चेंज लाने वाला था इंटरनेशनल फोरम से। आपका मेडिसन स्क्वायर में न्यूयॉर्क में जाके वो बोल रहे हैं कि हम जो चेंज लाएंगे वो स्वच्छ भारत से लाएंगे। वहां जाके उन्होंने बोला कि हम सबसे पहले तो टॉयलेट्स बनाएंगे। तो उस सिचुएशन में जहां हमारे पास टॉयलेट्स नहीं थे, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे मोस्टली जो सिटीज हैं बहुत क्लीन रहते हैं। आज की डेट में नई सड़कें बन रही हैं, एटलीस्ट नॉट ओनली मेट्रोपॉलिटन बट छोटे शहर भी अच्छे साफ सुथरे दिखाई देते हैं आज की डेट में। और वहां पे टेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर्स का हो, चाहे आपका ये रोड के जो बड़े बड़े क्लीनर्स आते हैं उनका इस्तेमाल हो। और कश्मीर रेल लिंक अगर हम बात करें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ों की हमने बात की पहले, नॉट ओनली फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव बट अब जो कश्मीर वैली है उसको कनेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात है, नॉट ओनली फॉर टूरिज्म बट ऑल्सो फॉर इंटीग्रेशन। वहां से सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस आते थे वो आते थे आपके एप्पल्स, आई मीन नॉट ओनली एप्पल्स बट जो वहाँ का एग्रीकल्चर है उसके ट्रांसपोर्ट के। अब जो है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। बीच में अभी मैं पीछे 2 बार गया था तो पिछले साल, तो आपकी रोड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बीच में थोड़ा सा 40 किलोमीटर का सेक्शन था उस टाइम, लास्ट टाइम। आपका 2 टनल्स बन चुकी हैं उसमें बड़ी वाली, और भी काफी सारी बन रही हैं। तो ऑलरेडी उसमें बहुत फर्क आ गया है पहले से। अगर देखें तो पहले तो कोई टाइम लिमिट थी नहीं कि कितना समय लगता है जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में, लेकिन उसमें बहुत बदलाव आया है। आप खुद भी होके आए हैं, आपने जो ब्रिज देखा उसकी भी कवरेज की थी, मैंने देखा था। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? मैंने चिनाब ब्रिज कवर किया था जो कि जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, और वो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होने वाला है, रेलवे ब्रिज। और जब आप उस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो भारत और भारत के इंजीनियर्स का जो कमाल है वो आपको देखने को मिलता है। और एक तो जिस जगह पर वो बनाया है, खैर वो आईफिल टावर से भी ऊंचा है, लेकिन मैं आईफिल टावर इसका कोई कंपेयर नहीं करने वाला, क्योंकि आईफिल टावर अगर आप देखेंगे, मैं मानता हूँ कि वो बहुत पहले बना था, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो मैदानी इलाके में बना है। लेकिन पहाड़ी इलाके में, वहाँ पर जहाँ पर रास्ता नहीं है, वहाँ पर आप एक पूरा का पूरा रेल नेटवर्क बनाने की सोच रहे हैं। एक तो ये प्लानिंग भी अपने में कमाल की है, और दूसरा इसको आपने कर दिया, बना भी दिया, वो और भी कमाल का है। क्योंकि देखिए उस ब्रिज को बनाने से पहले वहाँ पर रोड्स बनाया गया था अमित भाई, वहाँ पे रोड्स नहीं थे उस जगह पर। तो पहले वहाँ पर रोड्स बनाए गए, उसके बाद वो ब्रिज बनाया गया। और ब्रिज भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि 100 साल तक, वैसे वो जो जगह है वो भूकंप सेंसिटिव है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि 100 साल तक वो अपने जगह से हिलेगा भी नहीं। क्योंकि उसके अगर जो पिलर्स का फाउंडेशन देखोगे ना, फुटबॉल के ग्राउंड इतना बड़ा तो फाउंडेशन उन्होंने रखा है। तो एक तो इंजीनियरिंग मार्वल है ही वो। और उस जगह पर जहां पर वो रेल लाइन लेके जा रहे हैं, देखिए बिजनेस को फायदा मिलेगा, ट्रेवल को भी फायदा मिलेगा, टूरिज्म को भी, लेकिन सबसे जो कोर पॉइंट है, सबसे जो बड़ा पॉइंट है, वो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। जी इंडियन रेलवे के जरिए इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रेल एक ऐसा माध्यम है जिससे कि पूरी की पूरी बटालियन को लेकर जाया जा सकता है। रोड मार्ग से बहुत बार बहुत सारी चुनौतियां आती है, क्योंकि नेचर से आप नहीं फाइट कर सकते, और रोड में आपको ये देखने को मिलता है, चाहे वो सुरंग हो, और रेलवेज इसी गैप को फिल करेगा वहां पर, और उस जगह तक रेल लाइन लेके जाना हमारी सेफ्टी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। और सिक्योरिटी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कंपेयर टू टूरिज्म और ये सब तो ऑफकोर्स बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन जो मेन कोर है उसका, वो हमारी आपकी सेफ्टी है। जी, इसके अलावा एक और जो अभी रिसेंटली हमने देखने को ट्रेंड मिला है वो है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, जो रोपवेज हैं। आई थिंक स्पेशली पहाड़ी इलाकों में रोपवेज का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि एक एक ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप नहीं चाहते पहाड़ों में
कि लोग बसें वहाँ पे। वहाँ आप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ रहे एक समय पे, तो कोई इस तरह का नेटवर्क होना ज़रूरी है कि क्विकली लोगों को ले जाके वहाँ से वापस भी लाया जा सके, बेस कैंप तक। जैसे केदारनाथ हो गया, तो केदारनाथ में वो आई थिंक 16 किलोमीटर का एक रोपवे सिस्टम बन रहा है, जो कि ऊपर तक लेके जाएगा बेस कैंप गौरीकुंड से, और उन लोगों को उसी दिन वापस लेके आएगा, ताकि वहाँ पे जो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे लोगों को रात में ना ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो लोगों का, और लोग जल्दी से मतलब वहाँ जाके दर्शन करके वापस आ सके। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे-जैसे ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड में बात हो, अभी ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जोशीमठ में ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, और भी जगह पे हैं, सेंसिटिव है ये। लेकिन एट द सेम टाइम आपको डेवलपमेंट भी करना है, तो वो उसमें एक बैलेंस करना ज़रूरी होता है। ये भी एक एक अच्छी चीज़ है कि हम अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़, अलग-अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें अपना रहे हैं। इसी तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इवन हिमाचल में भी हैं, जो रोपवे बेस्ड हैं। आई थिंक ये जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, इसमें रोपवे का एक बहुत बड़ा हो सकता है एडिशन। ये मैं थोड़ा-सा अपनी ओर से कहना चाहता था। आप अब आते हैं थोड़ा-सा हम स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें, और उसके अलावा हम उसके साथ ही हम कवर करेंगे सेंट्रल विस्टा और प्रगति मैदान का जो रीडेवलपमेंट है दिल्ली में। सो स्मार्ट सिटी तो अभी मैं रिसेंटली कवर करके आया हूँ, जो धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है। और उसकी अगर आप पूरी प्लानिंग देखते हैं, उस सिटी को देखते हैं, तो बहुत ही कमाल का एक पूरा एक नया शहर खड़ा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फ्यूचर वहाँ पर दिखता है, और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी अब अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर चुकी है उस जगह पर। और सबसे बड़ा और सबसे जो अच्छा मुझे लगा है, वो ये है कि वो जो पूरा सिटी बना रहे हैं, वो पूरी की पूरी सिटी ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड है। मतलब वहाँ का जो पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, या फिर हमारे आपके घर में जो लाइटें आएँगी, वो सब कुछ सोलर से आएगा। तो उसके लिए वो उन्होंने पूरा एक सोलर पार्क बनाया है, और वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक सिटी को आप आत्मनिर्भर बना रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ये जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद डिपेंडेंसी समझिए एक तरह से खत्म हो जाएगी। मतलब आपको एक सिटी में जेनसेट नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास 24/7 पावर बैकअप है। तो एक सिटी में जेनसेट अगर नहीं चाहिए, तो पॉल्यूशन भी कम होगा। हम क्योंकि डीज़ल, पेट्रोल हम और दूसरे कंट्रियों से खरीदते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी उस लिहाज से। तो स्मार्ट सिटी जो है, जो अभी फ़िलहाल धोलेरा का जो मैं देख के आया था, चाहे वो उसकी रोड की प्लानिंग की बात कर लीजिए, चाहे वो सीवरेज की प्लानिंग की बात कर लीजिए, चाहे वो फाइबर केबल हो, सब कुछ वहाँ पर प्री प्लान करके बनाया जा रहा है। और जब उसकी प्लानिंग की गई थी, तो विप्रो, सिस्को, आईबीएम, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों को उसकी प्लानिंग के लिए दिया गया था, कि ताकि ये स्मार्ट सिटी वाक़ई में जब ग्राउंड पे आए, तो लगे कि हाँ, आप एक स्मार्ट सिटी में प्रवेश कर चुके हैं। तो धोलेरा इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, और मुझे मौका मिला था उसको एक्सपीरियंस करने का, और वो एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है, जो कि अभी स्मार्ट सिटी धोलेरा का काम चल रहा है। और जो दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका सबसे अहम हिस्सा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद उसके आस-पास पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बसाने वाला है, जिसको डीएमआईसी बोलते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और योगदान होने वाला है धोलेरा स्मार्ट सिटी का। और धोलेरा स्मार्ट सिटी का अब आपको ग्राउंड पे भी जो अपडेट है, वो देखने को मिलता है। और मैंने एक अपडेट दिया, और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही दिखाता रहूँगा कि कैसे धोलेरा स्मार्ट सिटी जो है, उसका काम चल रहा है, और कैसे ग्राउंड पे एक पूरी सिटी जो है वो तैयार हो रही है फ्रॉम स्क्रैच। जी। तो आई थिंक हमारे हमने मोस्टली कवर कर लिया है। स्मार्ट सिटी में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपके हर शहर में आई थिंक जिस तरह से हैं, एक पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें देखने को मिला है कि ट्रेडिशनली नहीं रहा। जो फुटपाथ्स होते हैं हमारे, वो काफ़ी बुरा हाल होता है, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। सफाई की ज़रूरत है कई जगह पे। हमने देखा है कि चांदनी चौक वाला जो बना है बहुत अच्छा बना है, लेकिन जिस तरह से गंदगी वहाँ पे हो जाती है पहले की तरह, वो वापस हो जाती है। तो एक सिटी सेंटर वाला जो कंसेप्ट होता है, जिसको
हमें देख के ईर्ष्या भी होती थी फॉरेन में, वो अभी भी नहीं आया है शायद उस तरह से, लेकिन कोशिश की जा रही है। बात करते हैं सेंट्रल विस्टा की। बहुत ग्रैंड प्रोजेक्ट है, इसमें पार्लियामेंट है, इसमें प्रगति मैदान भी है, अभी वो आई थिंक उसके साथ ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, और साथ में जो पूरा आपका इंडिया गेट वाला जो एरिया है, इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक का, जिसमें कर्तव्य पथ भी आता है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे राजन भाई? कर्तव्य पथ का जो पूरा काम अगर आप देखते हैं तो हम आप तो पता नहीं कितने सालों से दिल्ली में हैं, लेकिन अब दिल करता है कि चलो एक बार इंडिया गेट और हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को बस यही है, दिल्ली एनसीआर वालों को, कि इंडिया गेट मतलब रात के टाइम पे चलो आइसक्रीम खाओ और आ जाओ, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि वो पहले जो राजपथ हुआ करता तो हमें। लेकिन अब अगर आप देखिए पूरा वहाँ पे कितने अच्छा सा जो डस्टबिन इतने कमाल के वहाँ पे बनाए हैं, क्योंकि साफ सफाई का मेरा थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने वो भी देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदा हो तो हर स्मॉल स्मॉल चीजों पे लाइटिंग देखिए आप कितनी कमाल की लगाई है, एलईडी वहां पर। और सबसे बड़ा पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट से मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने देखा होगा वो जो पूरा जो कर्तव्य पथ है उसके साइड में रेते रखी हुई थी लाल कलर वाली। लाल रेत होती थी जी। हाँ, उससे वो डेली गंदा होता था। इस गंदा ये होगा कि देखिए वहां पे तो मूवमेंट बहुत ज्यादा है लोगों का, टूरिस्ट भी बहुत आते थे, तो उसको मैं भी सफाई सोचता करना था कि चाहिए। पता नहीं किसने आइडिया दिया था ये। हाँ, ये क्यों रखा है ये मेरे पास में था, लेकिन अब देखिए उसको हटा दिया, वो बहुत बड़ा रिलीफ है। एक छोटा सा पॉइंट है ये, लेकिन इस पॉइंट के पीछे जो मेहनत करनी पड़ती थी टीम को जो क्लीनिंग करती होगी, उनको हैंड्स ऑफ करता हूँ कि पता नहीं मतलब किसने वो आइडिया दिया था, लेकिन वो आइडिया मतलब बिल्कुल भी काम का नहीं था। या तो आप रेगिस्तान में होते तो मैं समझ में आता हूँ, हम दिल्ली में बैठे हैं, वहां मिट्टी डाल दो और घास डालो वो फिर भी ठीक है, लेकिन वो लाल वाली रेत मतलब वो पूरा काम ही खराब कर देता था। चाहे वो बरसात हो, कोई भी सीजन ले लो, वो किसी भी सीजन के लिए सूटेबल नहीं था, और पूरा रास्ता गंदा हो जाता था। तो एक छोटा सा ये पॉइंट है जो मैंने ऐड किया। और नेक्स्ट प्रगति मैदान तो आई थिंक G20 वहीं पे होने वाला है, जी जो हमारा होने वाला है G20 का। और 10,000 गाड़ियों के लिए वहां पे पार्किंग की ऑलमोस्ट फैसिलिटी वहां पे की है। आई थिंक 10,000 है या 1,000 है, नहीं सॉरी। सो वहां पे ऑलमोस्ट 4,000 गाड़ियों के लिए पार्किंग की फैसिलिटी दी है उस जो पूरा प्रगति मैदान का जो मॉडल बनाया है। तो जी और पूरा उसका जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, पूरा आधुनिक भारत का आपको उसमें देखने को मिलता है। जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा, और अच्छी बात यह है कि चलो पूरी तरीके से भारत के इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया, तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, चाहे वो सेंट्रल विस्ता की बात कर लें या फिर प्रगति मैदान की बात कर लें। और आई होप कि ये तो फॉर श्योर है, पक्का है अमित भाई, कि अगला जो हमारा बजट आएगा वो नए पार्लियामेंट हाउस से ही आएगा, सेंट्रल विस्टा। तब तक तो टाटा पे तो मुझे बहुत आई ज्यादा थिंक भरोसा है। तब तक हमारा वो डेफिनेटली नए पार्लियामेंट हाउस से ही आएगा। पार्लियामेंट हाँ, हाउस भी तैयार हो चुका होगा हमारा तब तक, फॉर श्योर। आई अपने थिंक देश पार्लियामेंट हाउस जो तो जल्दी ही तैयार हो जाएगा। लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो बनकर तैयार हो जाएगा अगले साल तक। और ये इससे बड़ी गर्व जी की बात हो नहीं सकती कि उस मंदिर को भारतीयों ने बनाया है, और हमने और आपने बनते हुए देखा। ये हमारे आपके लिए भी गर्व की बात है। हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो अपने बच्चों को बताएंगे कि ये हमारे सामने बना है, क्योंकि ये जो जी चीजें है ना ये हर बार नहीं बना करती है। एक्सप्रेस वे हाईवे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आप देखिए संसद भवन हो या फिर आपका ये प्रगति मैदान जैसी जगह हो या फिर इंडिया गेट जैसी ये आइकॉनिक जगह, इन जगहों पे काम होना ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और ये मतलब आने वाले कितने सालों दशकों तक इसको याद रखा जाएगा। और वो स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे, उसके एक दो इमेज मेरे को देखने को मिले थे, मतलब नेक्स्ट लेवल है। लगता है कि हाँ यार, इतने बड़े देश का लोकतंत्र का ये इतना बड़ा मंदिर है, और उसको देखकर दिल खुश हो जाता है। जी। फाइनली बिफोर वी क्लोज राजन भाई, वो आगे इस साल के क्या क्या कवरेज करने का प्लान है, हमें क्या क्या और देखने को मिलेगा आने वाले समय में आपके चैनल पे? प्लेइंग लिस्ट लंबी होने वाली है, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज में ऐड होंगे। साउथ कवर करने वाला हूँ और ईस्ट कवर जी करने वाला हूँ, क्योंकि वेस्ट और नॉर्थ तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया है और इनफैक्ट कवर कर लिया है। लेकिन इस साल पूरा का पूरा जो मेरा फोकस है वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे है, और उसी का कंस्ट्रक्शन का अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचा सकूँ कि ये देश वाक़ई में बदल रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश को आगे बढ़ाने में, आगे लेकर जाने में बहुत बड़ा योगदान
देता है और वही इस वक़्त पे किया भी जा रहा है और वही हमें और आपको देखने को मिल भी रहा है और वो मैं आपको दिखाता रहूँगा इसी तरीके से। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ टीम न्यूज़ आवर की ओर से। आप इसी तरह से मेहनत के साथ लगे रहिए और डेफ़िनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से हम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंथुसियास्ट्स हैं, उनके लिए जो आप कंटेंट लेके आ रहे हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है और एक गर्व होता है उसको देख के। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अपना समय निकालने के लिए। आगे भी जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। मैं अपने धन्यवाद अमित भाई और मैं बेस इंतज़ार करूँगा कि नेक्स्ट टाइम हम कब कनेक्ट हों और ये सेशन बहुत ही डेफ़िनेटली, अच्छा रहा है और डेफ़िनेटली। थैंक यू सो मच फॉर गुड विशेस एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसी तरीके से अपने देश को बनते हुए देख सकूँ और सभी को दिखा सकूँ और थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। मैं अपने व्यूअर्स से ये क्विक अपील करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि हम और भी इस तरह का कंटेंट लाते रहें। उसी के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे साथ ट्विटर स्पेसेस पर भी जुड़िए। ट्विटर स्पेसेस एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें कोई भी जुड़ सकता है हमारे साथ। बहुत हम समय-समय पर अलग-अलग मुद्दों पे बात करते हैं, हर रोज़ रात को 9:30 बजे के बाद ट्विटर स्पेसेस पे, जिसमें कि आप भी जुड़िए ताकि इसको हम और एक्सपेंड कर सकें, इसका दायरा बढ़ा सकें और एक लोगों की आवाज़ जो है वो ऊपर तक पहुँचा सकें। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। जय हिंद।